आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। महामृत यूनिवर्सिटी की दूसरी स्कूल द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में आगे ले जाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक प्रार्थना। निसा घम पनिसा रे सा नि ध प म ग रे ग सा नि सा प नि सा सा ग म प नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा नि सा। प्रणवाम्यहं माधवं मधुसूदनं 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 रघुकुल सार्वभौमं सद्गुणरामं प्रणवाम्यहं माधवं मधुसूदनं रघुकुल सार्वभौमं सद्गुणरामं प्रणवाम्यहं माधवं मधुसूदनं रघुकुल सार्वभौमं सद्गुणरामं प्रणवाम्यहम्। नीरजताडनयनौ चन्द्रबिम्बाधनं नीरजताडनयनौ चन्द्रबिम्बाधनं करिराजरक्षण निरवकं सारिकरं करिराजरक्षण निरवकं सारिकरं श्रितजन परिपालं वेणुगानलोलं बालं गोपालं शृंगार लीलं प्रणवाम्यहं माधवं मधुसूदनं प्रणवाम्यहं माधवं मधुसूदनं रघुकुल सार्वभौमं सद्गुणरामं प्रणवाम्यहम्।
भुवन मंदारम वेदोधारम भुवन मंदारम वेदोधारम भुवन मंदारम वेदोधारम पंकजासना विनुतं कृपाकरं भुवन मंदारं वेदोधारं पंकजासना विनुतं कृपाकरं जगदानंदन कारकम अनंत पदारम नारायण नान मनयति कारणम प्रणवाम्यहम माधवम मधुसूदनम रघुकुल सार्वभौमं सद्गुण रामं प्रणवाम्यहं माधवं मधुसूदनं रघुकुल सार्वभौमं सद्गुण रामं प्रणवाम्यहं प्रणवाम्यहं प्रणवाम्यहं। प्रार्थना का जो विज्ञान द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के साथ जुड़ता है, उस पर खास जोर देना है एक हमिंग पर। जो गाना है उसका हमिंग, जैसे कोई भी लाइन है, इस तरह की एक लाइन है कि तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा ना करे। हमिंग से ओमकार से और जो तीसरी बात है वो शब्द की स्पष्टता। आप जितना शब्द पूरे ध्यानपूर्वक और पूरे वजन से बोलोगे, इवन आपकी जो दिनचर्या में भी आप जो शब्दों का, हम देखेंगे इसका विज्ञान द स्कूल ऑफ डिवाइन लैंग्वेज में गहराई के साथ, लेकिन अभी से कह देता हूं क्योंकि स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के साथ इसका संबंध है कि आप जितने गहराई से बोलोगे अपने आप मौन, आंतर मौन प्रकट होने लगेगा। आंतर मौन एक प्रार्थना के जो शब्द है, जैसे कि आप कोई गीत गा रहे हो और या प्रार्थना गा रहे हो, उसके शब्द आप जितने गहराई से गाओगे अपने आप प्रार्थना के बाद तुम्हारे भीतर आंतर मौन का अनुभव होगा। जो ऐसे वैसे विचार बनते हैं उसका ध्वनि हमारे भीतर बनता है। उसको अगर ठीक से तुम उच्चारण करना सीखोगे ठीक से, तो तुम्हारे भीतर आंतर मौन ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। ये इसका संबंध है द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के साथ। तो मैं कहां पर था कल? कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। अब कोई बात नहीं, पहले प्रार्थना कर ली, अब हम परमात्मा की चर्चा नहीं करेंगे, हम कॉन्स्टिपेशन की बात करेंगे। मैं मेरे भी कुछ प्रयोग कहता हूं, सारे नहीं लेकिन कुछ कह देता हूं जो कहा जा सकता है कॉन्स्टिपेशन के बारे में। मैं एक बार यात्रा में था दक्षिण भारत की, एक प्रयोग का भी मन हुआ। मैंने उस समय मैं लग्जरी में था और मेरा शरीर भी वैसा ऐसा ही हो गया था कि 18 दिन की यात्रा थी कुल। जब पूरी यात्रा करके हम लग्जरी में वापस लौट रहे थे
तो मेरा ऐसा हुआ कि मैं कुछ ले न पाऊं भीतर, समझ लो कि पानी लूं तो भी तकलीफ हो जाए इस तरह का शरीर हो गया कि कुछ डाल ही न सकूं शरीर में। लेकिन मुझे परिणाम भी पता चल गया कि इस तरह का शरीर रहा। और मुझे बस में तो आप जानते हो कि कितनी लंबी लग्जरी से हम भुज से गए थे पूरा दक्षिण घूमने के लिए, जो लग्जरी का रूट होता है, लेकिन बहुत लंबी यात्रा। तो जब मैं वापस आ रहा था तो मेरा शरीर ऐसा हो गया कि कुछ मैं डाल न सकूं, न लिक्विड ले सकूं, और जो पड़ा था, जो मसाला डोसा खाया था, मेंदू वड़ा खाया था, धर्मानंद के केरला में इडली खाई थी, वो अंदर पड़ी ही पड़ी रही। अब क्या होता है, पानी में डाल न सकूं शरीर में, इस तरह का शरीर, जैसे कि पानी डालूं तो पानी बाहर फेंक दे, जैसे लग्जरी चालू, उसकी मूवमेंट चालू हो तो पानी अंदर रह न सके। तो मैंने कुछ लिया ही नहीं, 24 घंटा ऐसे ही रहा। इसके कारण क्या हो जाता है जो शुष्कता पैदा होती है, पूरा जो इंटेस्टाइन का मल होता है वो इस तरह का हो जाता है। मैं तुम्हें मेरे शरीर से कहता हूं, जैसे पत्थर का गट्ठा हो, पत्थर का, वो जिस जगह बन जाता है बन ही जाता है। और इसमें तो पूरा जो मटेरियल था, मैं जानता था कि उसमें पूरा का पूरा जो मटेरियल था उसमें चोखा ही था, क्योंकि ये मेंदू वड़ा है या इडली है, मसाला डोसा, उसका बेस होता है चोखा। फिर भी शुष्कता, जो पानी अंदर से एब्जॉर्ब हो जाता है और मल जहां ठहर जाता है, आंत को ठीक से मूवमेंट नहीं मिलती, क्योंकि इतनी बैठक हो जाती थी और कंफर्टेबल बैठक भी नहीं थी। जो बैठना था मुझे, मेरे शरीर के लिए योग्य नहीं था, लेकिन और कोई उपचार भी नहीं था, तो मैं बैठा रहा। तो इसके कारण मेरे शरीर के भीतर जो मल था वो एक गट्ठा, ऐसा समझो जैसे कि कोई लोखंड का दड़ा फील करूं मैं भीतर वो ऐसा हो जाता है। इसमें इतना, मेरा तो कुछ भी नहीं, ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे कि ऐसा गट्ठा भीतर हो जाए तो ऑपरेशन ही करना पड़े, पूरा ऑपरेशन से निकालना पड़ता है गट्ठे को, नहीं तो वो आगे बढ़ता ही नहीं, मूवमेंट बंद हो जाती है आंत की, क्योंकि गट्ठा एकदम बॉल की तरह अंदर फंस जाता है। तो फिर जो आंत की मूवमेंट होती है उसे वो बंद कर देता है, आंत की मूवमेंट उसे आगे धकेल नहीं सकती। मल द्वार का जो बीच का भाग है या मुख का भाग है, वहां वो ठहर जाता है, वो आगे नहीं जाता। या उससे पहले, अगर उससे आगे वो ठहर जाए तो पेट का ऑपरेशन करना पड़ता है, इतने तक ये बात जा सकती है। या मल द्वार में कहीं मेरा जो ये मल था, उसका गट्ठा था, वो मल द्वार में जाम हो गया, और इतना गट्ठा जैसे बॉल हो, कोई लोखंड का दड़ा, ऐसे मैं फील करूं, और वो आगे नहीं जा रहा है। लेकिन अहमदाबाद में मेरे भाई ही थे जो डॉक्टर भी थे, और वो ऐसे डॉक्टर कि जिसे पैसे कमाने में ऐसा रस नहीं, वो बेसिक जन्म से ही डॉक्टर, जिसे हम कहते हैं स्वभाव से ही डॉक्टर थे। तो वो पूरा पेशेंट का नेचर जानता है। जब कोई भी पेशेंट उसके पास आता था तो मैं देखता था कि वो पूरा देखते कि अगर वो एक्सरसाइज से अच्छा हो जाए तो वो पूरा एडवाइस देते थे उसे, एक्सरसाइज की या योगासन की या इस तरह की एडवाइस देते थे। लेकिन जब उसे पता ही चल जाता था कि आलसी है, कुछ करेगा नहीं, तो ही वो मेडिकल का जो दवाई या ऐसा उसे सजेस्ट करते थे, लेबोरेटरी चेकिंग ऐसा वो देख लेते थे कि पेशेंट किस तरह का है। तो जब मैंने जाकर उसे बताया कि इस तरह का हुआ है, तो उसने ऐसा उपचार मुझे बताया कि आप ऐसा करो, गुड़ का पानी है पीते रहो 24 घंटा। उसने ऐसा, क्योंकि ये पूरा तोड़ना पड़ेगा गट्ठा, उसने मुझे समझाया कि नहीं तो इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर मल द्वार में वो गट्ठा बैठ जाए, ये कॉन्स्टिपेशन का भाग है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो वो मल द्वार को जो मसल्स होते हैं उसको काटना पड़ता है और वो गट्ठा बाहर निकलना पड़ता है, इस तरह का हो जाता है। उसने समझाया कि आप गोल का पानी, जो गुड़ होता है उसका पानी भिगो देते हैं, गुड़ को पानी में भिगो देते हैं, और उसका पानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसने कहा जितनी आपकी क्षमता उतना पीते रहो, तो वो आंत की मूवमेंट बढ़ाता है। गुड़ का जो पानी होता है वो आंत की मूवमेंट बढ़ाता है। लेकिन 24 घंटे में अगर ये दूर न हो सके तो फिर आपका ऑपरेशन करना जरूरी होगा, नहीं तो वो अंदर बैठ जाता है और तकलीफ करता है, और तकलीफ हो सकती है आपको। लेकिन वो मुझे जानते थे कि इसका शरीर इस तरह का है, पूरा स्पोर्ट्स वाला, या भीतर का जो क्योंकि जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं या योग में इंटरेस्टेड होते हैं, उसका जो इंटेस्टाइन होता है, उसकी मूवमेंट, उसका रिदम अलग ही होता है। रिदम एकदम व्यवस्थित होता है, सुव्यवस्थित होता है,
उसे थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए तो वो आंत अपने आप काम करती। और मेरा 24 घंटे में ऐसा ही हो गया कि 24 घंटे में गुड़ के पानी से ही 24 घंटे से पहले ये बात हो गई कि शरीर से वो जो गट्ठा था मल का वो विसर्जित हो गया, निकल गया। कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है, जिसे सीवियर, मैं ऐसा रास्ता दिखाता हूं। पेट के जो प्रॉब्लम है, जैसे कि गैस मैंने डिस्क्राइब किया, एसिडिटी मैंने डिस्क्राइब की, कॉन्स्टिपेशन डिस्क्राइब किया और कर रहा हूं, अभी भी थोड़ा उपचार बता रहा हूं। और फिर जो लूज मोशन है, डायरिया है, डिसेंट्री है, उसके बारे में भी बताता हूं। ये पेट के ऐसे प्रॉब्लम है कि जो मैं रास्ता दिखाता हूं उससे अच्छा ही हो जाना चाहिए। मैं तो ऐसा मेरा दर्शन है कि इससे आगे आपको जाना नहीं पड़ना चाहिए, कि ये अच्छा ही हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इससे अच्छा ना हो तो फिर जो नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट है, या जो अच्छे से नेचुरोपैथी के ऊपर काम कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर है, या जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसकी सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है। इसमें एलोपैथिक के जगह जो नेचुरोपैथी है या आयुर्वेदिक है उसे ही प्रेफरेंस देना है। अगर मेरे गाइडलाइन से आपके जो पेट के प्रॉब्लम से वो अच्छे नहीं हो रहे, ठीक नहीं हो रहे, और ये ठीक से देखना ही है। जैसे कि आपको गैस है, आप चला मत लो। जब आप गुरु के पास आ गए, ऐसे स्वास्थ्यप्रद वातावरण में आ गए जहां स्वास्थ्य पर काम हो रहा है, फिर आप पेट के प्रॉब्लम चलाओ नहीं, क्योंकि पेट का प्रॉब्लम आगे हार्ट को वीक करेगा। हार्ट और फेफड़ा ये पहले वीक हो जाएगा पेट के प्रॉब्लम के साथ। तो आपके भीतर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं करना है, सुबह हमें योग्य एक्सरसाइज, पहले ये ध्यान में लो कि सुबह में योग्य एक्सरसाइज करो। जो खाना है उसमें दाल और सब्जी को ज्यादा प्राधान्य दो, रोटी एक कम करो। अगर पेट का प्रॉब्लम है तो सुबह की जो रोटी आप 4 लेते हो 3 कर दो, लेकिन सब्जी का प्रमाण थोड़ा बढ़ा दो, दाल का प्रमाण थोड़ा लिक्विड बढ़ा दो। और सुबह में अगर फ्रूट मिले तो फ्रूट का नाश्ता ही करो, या रोटी, ममरा, चेवड़ा ठीक है, कभी आप अपने स्वाद के लिए खाओ, ये बात ठीक है, लेकिन इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू आप जीरो समझो, जीरो। कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली तेल भीतर जमा होगा। और आपकी जो भूख की जो क्षमता है, आंत की जो क्षमता है पचाने की, सूखा द्रव्य है, ये सारे सूखे द्रव्य है, ये आंत की क्षमता को मिटाता है। जिसे सांस की प्रॉब्लम है, पेट की गड़बड़ की प्रॉब्लम है, उसे इस तरह का नाश्ता नहीं लेना है। जैसे मैं कहता हूं, पवा है, आप पवा का चूड़ा बनाकर खाते हो या वगारेला ममरा खाते हो, इस तरह का द्रव्य लेना ही नहीं है, डालना ही नहीं है पेट में। अभी से समझ लो, जब तुम्हें भूख लगती है, आंत व्यवस्थित है, तो अगर फ्रूट मिले यहां तो फ्रूट ले लो, ड्राई फ्रूट मिले ड्राई फ्रूट, प्रसाद मिल जाए ड्राई फ्रूट का तो ठीक है, ड्राई फ्रूट ले लो, नहीं तो रोटी ले लो। लेकिन ऐसा वैसा द्रव्य पेट में डालने के जगह भूखे रहो। जो भूख लगेगी उसमें इतना ही देखना है कि चक्कर जैसा लगे तो कुछ डालना जरूरी है। सॉल्ट वाली चीज भीतर जानी चाहिए, या थोड़ा सा मिठास वाली चीज भीतर जानी चाहिए। मतलब रोटी की जो नेचुरल मिठास है, गुड़ नहीं, रोटी की जो नेचुरल मिठास है उसे लो, तो शरीर का जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है या शुगर बनाने की क्षमता है। आप बहुत मिठाई खाओगे, ज्यादा मिठाई खाओगे तो शरीर की जो अपनी क्षमता है कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने की, बनाने की, वो क्षमता समाप्त हो जाती है। और झूठा इंडिकेटर दिखाता है कि भूख संतुष्ट हो गई, आपकी भूख संतुष्ट दिखाती है, लेकिन अभी शक्ति की जरूरत है। तो जितनी नेचुरल शुगर है शरीर में डालो, ताकि डायबिटीज है या इस तरह के जो शुगर के साथ संबंधित रोग है वो न हो। सांस की जिसे प्रॉब्लम है, जिसका फेफड़ा ठीक नहीं काम कर रहा है, उसे भी ये बात ठीक से समझनी है कि उसको अपना आंत, इंटेस्टाइन सक्रिय रखना है। कोई भी सांस की प्रॉब्लम है आपको, कोई भी, उसके साथ आंत का संबंध है, हृदय का संबंध है, तो उसको प्रज्वलित करना है। क्योंकि फेफड़ा अगर आपका वीक है तो बाकी के 2 ऑर्गन आपको संभालने, इसमें एक इंटेस्टाइन और दूसरा हृदय, कि ये ठीक से प्रज्वलित हो जाना चाहिए, ताकि जितना भी आपका फेफड़ा काम कर रहा है उसमें ऑक्सीजन ठीक से एब्जॉर्ब हो शरीर में, और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से शरीर में से बाहर निकल जाए, इतना संभालना है। तो ऐसे जो नाश्ते हैं सुबह में, ये नाश्तों को छूना ही नहीं। बाजारू कोई भी चीज है, सैंडविच है,
मैदा की आइटम है। हाँ, कभी ऐसा लगता है आपको कि आज खाने का बहुत जी कर रहा है, एक दिन आप खा लो, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू हैबिट मत बनाओ कि आप बच्चे को रोज मैदे की ब्रेड खिलाओ या मैदा वाली चीज ही उसे नाश्ते में दो। बिल्कुल अवैज्ञानिक, मैं कहता हूं, बिल्कुल डॉक्टर भी कहते हो तो भी मैं उसके विरोध में कहता हूं कि यह अवैज्ञानिक है। तुम गेहूं को ही डालो, क्योंकि गेहूं में फाइबर है। जो तुम मेहंदी के आइटम बनाते हो और वो भी बाजार में पैकेट में बंद है, जो पैकेट में बंद हुई 24 आवर्स बंद किया गया पैकेट में, कोई भी दिखाती हो जगत की लेबोरेटरी, मैं तुम्हें ऐसे ही कह देता हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से कहता हूं कि उसका वो शरीर को खाली पोषण अगर मिलेगा तो खाली शरीर के तल पर, जिसे आध्यात्मिक यात्रा करनी है, जीवन में शांति चाहिए, उल्लास चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, परमात्मा का दर्शन चाहिए, उसे ऐसे पदार्थ से बचना है जो नेचुरल पदार्थ है। गेहूं तो गेहूं की रोटी जो मिले तो तुम्हारा नसीब। अगर तुम्हें गर्म रोटी मिलती हो तो उससे बड़ा नसीब कोई नहीं कि तुम्हें गर्म रोटी नाश्ते में मिल जाए गेहूं की, तो उसी को ध्यान में लेना है। अगर तुम्हें ऐसा खाने के मन हो रहा है तो भी उससे पेट नहीं भरना है। पेट भरना है नेचुरल जो पदार्थ है, अनाज है, कठोर है, दाल सब्जी, इस तरह की जो चीजें हैं उससे पेट को भरना है। बाकी ये जो मैदा वाली चीजें है उसको टालना है। ये शरीर का जो आंत के जितने प्रॉब्लम है, सांस के जितने प्रॉब्लम है, जितने भी रोग है सांस के, मैं तुम्हें बता दूं, उसका एक कारण है मैदा। जितना मैदा आप ज्यादा खाओगे आपको सांस का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन आपकी वीक हो जाएगी। तो ऐसे पदार्थों से बचना है। सूखे पदार्थ है, ममरा का चेवड़ा, पवा का चेवड़ा, उसे छूना ही नहीं है। अगर मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि शरीर, मन और उसके साथ जुड़ी हुई आत्मा, ध्यान को ठीक से समझना है। ध्यान की जो प्रक्रिया है उसको ठीक से समझना है। उसके कारण क्या होता है, जो बिन जरूरी विचार है वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। ध्यान इसीलिए जीवन में सीखना है कि उदार विचार हमारे पर हावी हो जाते हैं, उदार इच्छाएं आ जाती है। दूसरे का समझ लो कि मेरे सामने घंटू बैठी है और घंटू को तो भूख लगी हुई होती है, समझ लो रंजन है, तो रंजन की भूख तो जहां वो होती है सबको असर करती है। ऐसा कोई महाप्राणी बैठा हो जहां, तो उसकी भूख है तो सबको, उसका तो 7 kg बढ़ ही जाता है, औरों का भी 10 kg बढ़ जाता है। इस तरह की भूख होती है, लेकिन वो वेट स्वास्थ्यप्रद नहीं होता। मैं उसका कारण कहूं, देखना आप ऐसे लोगों को देखना, वो नहीं चाहते कि मुझे वेट है हो। देखना आप, रंजन जब आएगी, अब उसका टाइम हो रहा है, वो आएगी, तो वो आए तब उसको पूछना कि आप खुश हो, तो वो कहते हैं नहीं मुझे वेट घटाना है। देखना, तो स्वास्थ्यप्रद वेट नहीं है। अगर स्वास्थ्यप्रद वेट है तो तुम्हें वेट का बोझ नहीं लगेगा, तुम्हें घटाने की इच्छा ही नहीं होगी कि ठीक है जो है तो स्वास्थ्यप्रद वेट। अगर तुम्हें घटाने की इच्छा हो रही है कि ना ये वेट नहीं चाहिए, तो उसका अर्थ है कि जो शरीर का वेट नेचुरल होना चाहिए उससे ज्यादा है। ये इसका प्रमाण मैं तुम्हें कह दूं। देखना, जो मोटे मोटे लोग हैं वो अगर संतुष्ट वैसे तो संतुष्ट ही होते हैं तब इतने मोटे हो जाते हैं, आत्मा के केंद्र पर ही होते हैं तब इतने बड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये बात इसलिए बताता हूं कि ध्यान को समझना इसलिए जरूरी है। एक्सरसाइज खाली करते रहोगे तो फिजिकल लेवल हो जाएगा, खाली शरीर, और तुम शरीर नहीं हो, शरीर से ऊपर हो। मन भी नहीं, मन से भी ऊपर उठ जाना है। जो इच्छाएं हमें नचाती है, इच्छाएं जरूर नचाए, आप इच्छा के साथ भरतनाट्यम करो, कुचिपुड़ी करो, कथक करो, तो शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन इच्छा तुम्हारे में निराशा नहीं डालनी चाहिए। गुरु का यह रोल है कि जो इच्छा अगर तुम्हारे में निराशा पैदा करती है तो मैं निष्फल हूं, इच्छा जीत गई तुम्हारे सामने, मैं हार गया। मैं तुम्हें ऐसा तैयार करना चाहता हूं कि जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, तुम्हारे में निराशा नहीं पैदा करनी चाहिए, हताशा नहीं पैदा करनी चाहिए, तुम डगमगे नहीं जाने चाहिए। इस तरह के तैयार होना है। परिस्थिति कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो तुम्हारे सामने, कंटाड़ा नहीं बनना चाहिए। जीवन में तुम्हारा जीवन हंसता खेलता हुआ हो, नाचता हुआ हो, तो मेरा काम पूरा हुआ, नहीं तो मेरा काम अधूरा रहेगा। मैं दे न सका, जो देना चाहता था वो तुम्हें दे न सका। स्वास्थ्य का ज्ञान अगर मैं न दे सकूं तो मैं समझूंगा कि मैं निष्फल हो गया, मेरी यात्रा ठीक न हुई, गुरु के रास्ते पर जो मैंने काम किया वो ठीक न किया, कि मैं ये ज्ञान न दे सका तुम लोगों को। तो ये जानना जरूरी है। इसके साथ जो तुम्हें सीखना है, जो मैं सुबह तुम्हारे बीच आता हूं, और एक्सरसाइज का जो रूप है, जो मनुष्य एक्सरसाइज करता है उसमें ध्यान लाना जरूरी है।
सांस का ध्यान उसी में जोड़ना है, त्रिनेत्र का ध्यान उसी में जोड़ना है। एक्सरसाइज करो, विश्राम करो, तब सांस पर ध्यान रखो, त्रिनेत्र पर ध्यान रखो। पूरी एक्सरसाइज का जो समय है, पूरा एक्सरसाइज का, वो हमें बदलना है ध्यान में पूरा, कि खाली शरीर नहीं, खाली शरीर को प्रज्वलित करना है, शरीर को एक्टिव, एकदम एक्टिव करना है शरीर को। शरीर में आलस नहीं चाहिए। आलस, प्रमाद, ये सारे जीवन के दुश्मन। जैसे जैसे जीवन आगे जाता चाहिए, आगे की यात्रा हमारी होती है जीवन में, आलस पीछे रह जाना चाहिए। जितना भी है मेरे में, अभी समझ लो कि 1 घंटे का भी आलस है, उसको नहीं चलाना है। मुझे पता होना चाहिए कि यहां मुझे आलस होता है काम करने में, यहां मुझे काम चोरी करने की इच्छा होती है, तो समझो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो 24 घंटे प्रसन्नता देना चाहता हूं मैं तुम्हें, 24 घंटे, एक क्षण भी कम नहीं। तुम लो न लो ये बात अलग है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण है 24 घंटा तुम्हें स्वास्थ्य का अनुभव। 24 घंटा तुम शरीर से ऊपर उठने चाहिए, तुम्हारी यात्रा शरीर से ऊपर उठनी चाहिए। आज जो मनुष्य जी रहा है संपूर्ण गलत, रोता है मनुष्य। तुम रोते हो, तुम मृत्यु लोक में हो। हम सब मृत्यु लोक के यात्री है, आज नहीं तो कल हमें मरना है। यह सत्य है जीवन का, और जो सत्य का राही है, सत्य के राह पर जो निकला है, उसे तो यह पहली बात समझनी है। जो गुरु के संपर्क में आता है, चलो जब तक तुम्हारा गुरु नहीं था ठीक बात, कि तुम अभी अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे थे, ठीक बात थी कि कोई गाइडेंस। लेकिन जब तुम ऐसे गाइडेंस में आ रहे हो कि सत्य का जहां काम चल रहा है, सत्य की खोज चल रही है, सत्य के ऊपर काम चल रहा है कि सत्य है क्या जीवन का, जो पाने के लिए काम चल रहा है जिस जगह पर, उस जगह सबको समझना है कि मृत्यु किसी भी क्षण आती है, आ सकती है किसी भी क्षण। इसीलिए शरीर के साथ जरूरत से ज्यादा संबंधी बनाना है, शरीर को जगाना है, शरीर को सुलाना नहीं है, शरीर को सुस्त नहीं करना है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं किस तरह से शरीर से ऊपर उठा जा सकता है, किस तरह से इच्छा से ऊपर उठा जा सकता है, मन से ऊपर उठा जा सकता है। देखो कई बार गलती हो सकती है। ओशो कहते हैं साक्षी भाव, साक्षी का केंद्र समझो तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र से नीचे साक्षी नहीं हो सकता। अगर वो कहते हैं साक्षी भाव, तुम ओशो के सन्यासी हो, ओशो का अगर ओशो तुम्हारे पहले गुरु है, तो मैं तुम्हें बताता हूं उसकी बात। जिस तरह से उसने उससे आगे के बुद्ध पुरुषों के बारे में बताया, तो मैं उसके बारे में तुम्हें कहता हूं। चलो, उसने तुम्हें कहा साक्षी भाव, साक्षी भाव का केंद्र है तुम्हारा तीसरा नेत्र। और तीसरा नेत्र तुम प्रयोग करके देखो, आलस्य से, प्रमाद से, निद्रा से तुम तीसरा नेत्र प्राप्त नहीं कर सकते। करो तुम ट्राई, कितना ही करो, तुम्हारी रीढ़ जब तक स्वस्थ नहीं है, तुमने बेंडिंग पर योग्य ध्यान नहीं दिया है, स्ट्रेचिंग पर तुमने योग्य ध्यान नहीं दिया है, तुम्हारी शक्ति योग्य प्रज्वलित नहीं की है तुमने शरीर की, तो वो प्रमाद बनेगी। हैवी, भारे भारी शक्ति ऊपर नहीं उठ सकती, तीसरे नेत्र तक को छू ही नहीं सकती। आप खाली लेक्चर सुनते रहो, लेकिन सच में अगर आपको प्रयोग में जाना है, तीसरे नेत्र का प्रयोग करना ही है, आपको शक्ति को ऊपर उठाना ही है, तो तुम ठीक से समझो कि शरीर की जो शक्ति है उसको प्रज्वलित करना सीखना होगा। और शरीर के बारे में तुम इतना समझ लो, एक स्ट्रेचिंग, शरीर रबर का टुकड़ा, तुम कितना शरीर को फ्लेक्सिबल बना सकते हो, ऐसी एक्सरसाइज खोजो। एक है स्ट्रेचिंग, दूसरा बेंडिंग, पीछे की ओर झुकना शुरू करो, पीछे की ओर। जितना भी स्ट्रेचिंग है, तुम्हारी शरीर की जितनी क्षमता है उससे कम स्ट्रेचिंग होना नहीं चाहिए, ये मेरी एडवाइस। जितना तुम्हारी बेंडिंग की कैपेसिटी है उससे कम बेंडिंग नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि इतना बेंडिंग की मेरी कैपेसिटी है, तुम जान सकते हो। थोड़ा दिन काम करो मेरे साथ, तुम्हें पता चलेगा कि मेरे बेंडिंग की इतनी क्षमता है और अभी बढ़ सकती है। वो भी तुम देख सकते हो कि मेरी बेंडिंग की कैपेसिटी अभी बढ़ सकती है और बढ़ ही सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम 80 साल में भी 180 डिग्री पैर रख सकते हो, धर्मानंद जैसा शरीर हो या हमारा जो जासूस है उसके जैसा शरीर हो, तो तुम बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, तुम कोई भी उम्र हो, ऐसे लोग हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग हैं, तो वो किसी भी उम्र में सीख सकते हो, उससे कोई उम्र की बात नहीं आ सकती, वो सीख सकते। और ऐसे लोग हैं, तुम्हारा ध्यान नहीं इस बात पर, तुम डायरेक्ट आत्मा की बात करने लगे कि आत्मा अमर है, लेकिन जीवन दिखाता नहीं हमारा कि आत्मा अमर है। हम डरे डरे हैं, आत्मा अमर है। अगर ऐसा हमने जाना, जैसा कृष्ण ने जाना, ऐसा अगर हमने जाना, तो इतना
तुम्हारी दौड़ ही नहीं होगी जीवन में, जो अंधों की तरह तुम दौड़ते हो कि संपत्ति खा ले, इतना अभी इकट्ठी की है संपत्ति और कुछ इकट्ठी कर ले। कुछ नहीं फेर पड़ेगा। तुम्हारी 1000 बीघा जमीन हो या 5000 बीघा जमीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी अशांति वहीं की वहीं रहेगी। तुम्हारे भीतर की दुश्मनावट, ईर्ष्या, तिरस्कार, प्रमाद, आड़स वहीं के वहीं रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास दृष्टिकोण ही नहीं जीवन का। तुम जरा देखना, अगर तुम्हें योग की शिविर है और 1 वीक जाना है, 15 दिन जाना है, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। तुम 1000 बहाने बनाओगे कि नहीं अभी दुकान में ध्यान देना जरूरी है, लड़का अभी एडजस्ट हो रहा है, ये करना है, वो करना है, अभी घर बन रहा है, अभी ये करना है। देखना तुम जरा कितना नेगेटिव जी रहे। चलो समझ लो तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई, तब तुम ऐसा कहोगे कि दुकान पर बैठना जरूरी है, तुम्हें करना ही पड़ेगा उसकी अर्थी के लिए, उसके लिए जो रिवाज है तुम्हें करना ही पड़ेगा, दुकान बंद करनी पड़ेगी, चलो तुम्हें रजा लेनी पड़ेगी। कितने ही तुम वीआईपी पोस्ट पर हो, काम कर रहे हो, लेकिन तुम रो रो कर रजा लोगे। उसके पास जाकर, तुम्हारे बॉस के पास जाके आंखों में से आंसू बहते होंगे, मजबूरी के कारण तुम रजा लोगे कि इसमें तो, और वो भी कहेगा कि ना ना बेचारे की पत्नी मर गई। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, मैं जब काम करता था, ऑफिसों में काम करता था, मैं लोगों को कहता था कि इतनी तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, कल तुम्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। वो नहीं मानते थे कि नहीं नहीं अभी तो ये काम है, इतना पैसा कमाना जरूरी है, और मजबूरी आ जाती है। चलो तुम्हें हार्ट अटैक आया, मानेगा तुम्हारा हार्ट अटैक? हार्ट नहीं मानता तुम्हारा, वो तो कहता है, फिर तुम्हारे ही सामने आ जाता है कि अभी तक तुमने मेरा काम माना, तुमने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। तो देखो अब मैं तुम्हें कैसा नचाता हूं, नचाता है हार्ट अटैक में, और तुम्हें जाना ही पड़ता है। ये मजबूरी, ये जीवन का अज्ञान। हॉस्पिटल में जाने के लिए तुम्हारे पास समय है, तुम राह देख रहे हो कि मेरी तबीयत बिगड़े, हार्ट अटैक आए, या सीवियर गैस हो जाए, सीवियर एसिडिटी, पूरा का पूरा चांदे से इंटेस्टाइन चमकने लगे, तब हॉस्पिटल में तुम, बुखार आ जाए, तुम काम ही न कर सको और तुम्हें तब हॉस्पिटल में जाना पड़े। ये मजबूरी तुम्हें स्वीकृत है। लेकिन कहीं शिविर है, चलो ध्यान की शिविर है, 3 दिन की शिविर है, 7 दिन की शिविर है, 21 दिन की शिविर है, तुम नहीं जाते कि नहीं इसमें टाइम बिगड़ेगा। करना क्या है, वहां जाकर शांति बैठना है, और तुम देखो कि आखिर क्या करोगे, तुम कर करके भी क्या मिलेगा तुम्हें। चलो पूरा जीवन करो काम, आखिर तुम बिस्तर पर लेट जाओगे, और तुम तब, तुम्हारे पास शांत बैठने का अभ्यास ही नहीं, भीतर से मन दौड़ेगा कि ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं कर पाओगे, पानी का ग्लास तक नहीं ले पाओगे, इतना मजबूर जीवन। उसका कारण है कि जब जीवन है हाथ में, शक्ति है हाथ में, तो कोई विधायक दृष्टिकोण ही नहीं, खाली पैसा अंधों की तरह कमाते हैं कमाते। अगर तुम पैसे वाले हो, सच में तुम्हारे पास लग्जरी है, सब कुछ आ गया तुम्हारे पास, तो अब ध्यान दो कि अब योग शिविर अटेंड करो। अब समय आ गया कि तुम ध्यान सीखो। तुम शरीर जहां स्वस्थ रखा जाता है, इस तरह का जहां काम चल रहा है, उस स्थान पर चले जाओ जहां गुरु अवेलेबल है। मैं गुरु के साथ शिष्यों का संबंध देखता हूं। कब आता है शिष्य? जब मुश्किल आती है। बिल्कुल गलत। गुरु शिष्य के मार्ग से अगर आपको आगे बढ़ना है, मैं तुम्हें दिखाता हूं मार्ग किस तरह से काम करना है। गुरु के पास तब जाओ जब तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठ समय है तुम्हारे पास। गुरु श्रेष्ठता बख्शने वाला बख्शता है, जीवन की श्रेष्ठता बख्शता है गुरु। मैं बहुत खुश होता हूं कि जिस तरह से ये शिवानी सेजल ये सब बच्चे को लेकर वेकेशन में मेरे पास आ रहे, जो भी तृप्ति कि चलो 1 दिन तो 1 दिन 2 दिन जितना बच्चा टिक सके, बहुत अच्छी बात है। अभी से उन लोगों को देखने दो कि ऐसा भी जीवन होता है। ये बहुत भाग्यवान है ये बच्चे कि इस समय में, वैसे तो ये लोगों की मैं कहता हूं पिछले जीवन की भी यात्रा है, डायरेक्ट ऐसे जगह पर तुम नहीं जा सकते। लेकिन अगर मां को ऐसी इच्छा हो रही है, मां बाप कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे कि इसका वेकेशन है, तो इसे गुरु के पास ले जाओ, वो जो काम कर रहे हैं उसके साथ वहां रहो थोड़े दिन। तो ये बहुत श्रेष्ठतम काम हो रहा है। ये जो बच्चे हैं बहुत भाग्यशाली बच्चे कि खाली वो देखे कि इस तरह से सुबह होती है, सब मिलकर चाय पीते हैं, मिलकर सफाई करते हैं, क्योंकि स्कूल में तो ये दिखने नहीं मिलता, पूरा बर्डन बर्डन बर्डन। और ये लोग, ये जो माँ समझ रही है, माँ बाप समझ रहे अब, तो ये श्रेष्ठ समझ रहे कि वेकेशन का उपयोग खाली बच्चा टीवी देखता रहे, वीडियो गेम खेलता रहे, इसमें नहीं गंवाना है वेकेशन। तुम एक वेकेशन बच्चे का
जहां स्वास्थ्य के ऊपर काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे पास, जहां भी तुम जाना चाहो, जिस गुरु के पास जाना चाहो चले जाओ, तुम्हें जहां अच्छा लगे चले जाओ, लेकिन चले जाओ। ऐसा कि जहां योग पर काम चल रहा है, एक्सरसाइज पर काम चल रहा है, ध्यान पर काम चल रहा है, ऐसी जगह है, ऐसी जगह पर बच्चों को ले जाओ और उसे दिखाओ किस तरह से साधना की जाती है। अभी से खाली दिखाओ। और मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं, मैं ऐसा एजुकेशन देना चाहता हूं, तुम्हारे पर थोपना नहीं चाहता। और बच्चे इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आज के जो बच्चे हैं, इससे अंडर एस्टिमेट करने की भूल मत करना। मैं तुम्हें कहता हूं, शिवानी से उसका बच्चा ज्यादा होशियार है। सेजल इतनी होशियार है, लेकिन उसकी बच्ची के आगे सेजल होशियार नहीं है, कम होशियार है। तृप्ति भी होशियार है, लेकिन उसके बच्चों के आगे नहीं, वो कम होशियार है। इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तुम खाली उसे दिखाओ और वो सब कुछ सीखते जाएंगे। सब कुछ तुम्हें कहना भी नहीं पड़ेगा कि तुम इस तरह से बेंडिंग करो, इस तरह से स्ट्रेचिंग करो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम करो। माँ बाप है जो मेरे संपर्क में आ रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, तो तुम आ ही जाओ। तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, तुम आ जाओ मेरे साथ बाहर। मैं जो काम करवा रहा हूं तुमसे, योग के ऊपर काम चल रहा है, एक्सरसाइज के ऊपर काम चल रहा है, नृत्य के ऊपर काम चल रहा है, संगीत के ऊपर, प्रार्थना, जो भी काम चल, तुम आ जाओ, तुम जुड़ो। बच्चों को छोड़ दो, बच्चे अपने आप सीखने लगेंगे, अपने आप। और जब ऐसे समूह में जाओ, अब बच्चों को थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहो, औरों के पास जाने दो, और लोगों के पास जाने दो, उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप होने दो, उसके साथ उसको रहने दो, क्योंकि आगे बच्चे को संसार में अकेले ही काम करना है। तो अभी से सीखने दो। जब ऐसा वातावरण है, इसके पीछे दृष्टिकोण है कि अलग अलग, जब मैं स्कूल ऑफ बिहेवियर साइंस लूंगा, मैं तुम्हें डिटेल बताऊंगा, लेकिन इसका स्वास्थ्य के साथ भी संबंध है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम बच्चा जितना अलग अलग लोगों के साथ रहना सीखे, उसमें उतनी निडरता बढ़ जाएगी। किस तरह से मार्ग करना है जीवन में, डरेगा नहीं। वो कोई अनजान लोगों के बीच रहना है, डरेगा नहीं। माँ बाप को छोड़ने में डरेगा नहीं। तो अगर तुमने भूल की है कि बहुत पास में रखा है, सबको अच्छा लगता है, अपना बच्चा प्रेम से परिणाम है बच्चा, तो अच्छा ही लगता है कि उसके हम संभाल लेते हैं। लेकिन एक समय के बाद मेरी एडवाइस है कि तुम अगर ज्यादा उसको संभालोगे ज्यादा, तो बच्चा विकसित नहीं हो पाएगा, तुम्हारा बच्चा अविकसित रहता जाएगा। तुम्हारे भीतर डर लगेगा शुरुआत में छोड़ने में कि कहीं वो गिर जाएगा, तो कहीं वो ये कर देगा, तो वो कर देगा। लेकिन धीरे 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 हिम्मत करते जाओ, उस पर ध्यान रखो कि वो कुछ गलत न कर बैठे, उतना ही। बाकी उसे थोड़ा स्वतंत्रता दो। गलत करे तो भी डरो मत, कि अगर गलत करे तो इतना डर मत जाओ। अगर वो गिर गया, उसे लग गया, गिरने दो, लगने दो। यही उम्र में अगर गिरेगा नहीं तो क्या 60 साल में गिरेगा? इसी उम्र में उसे गिरने दो, ताकि उसका डर निकलता जाए, भीतर से डर। आदिवासी बच्चों के साथ अगर वो खेलने का पसंद करे तो उसे जाने दो कि कैसे खेल खेलते हैं और कितना स्ट्रेचेबल बॉडी है उन लोगों का, उसके साथ भी रहने दो। सब तरह के लोग आते हैं ऐसे क्षेत्र में, जब तुम जाते हो सब तरह के लोग आते हैं, तो मिक्स होने दो। उसके कारण जो उसका एक पर्सनालिटी के साथ, व्यक्तित्व गढ़तर के साथ एक जो पॉइंट आता है कि मिक्स कैसे होना है, अलग अलग लोगों के साथ किस तरीके से रहना है, वो डेवलपमेंट भी होना चाहिए यहां। तो मैं था कॉन्स्टिपेशन पर। कॉन्स्टिपेशन का अर्थ है कि, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, कॉन्स्टिपेशन का अर्थ है पकड़े रखना, आगे जाना ही नहीं है, उसका अर्थ है कॉन्स्टिपेशन। उसकी और दवाइयां दिखाता हूं। दवाइयां नहीं कहता, दवाइयां अच्छा नहीं लगता, गुरु के साथ दवा नहीं होती है। मैं इतना सुंदर खुराक तुम्हें बताता हूं। समझ लो कि काली द्राक्ष है, उसको पानी में भिगो दो और सुबह में डायरेक्ट खा लो। जिससे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट रात को भिगो दो। काली द्राक्ष है या किशमिश है, अगर ड्राई फ्रूट में देखे तो किशमिश है। तो किस तरह से लेना है वो भी बताऊं तुम्हें, या तो इस तरह से भी लिया जा सकता है, जो तुम्हें अच्छा लगे। शरीर पर काम करके देखो। रात का जो भोजन लो तुम, तो रात का भोजन हो उसमें इतनी जगह रखो कि आप थोड़ी सी काली द्राक्ष खा सको या किशमिश खा सको, तो वो हेल्प करती है। उसका जो फाइबर होता है वो इंटेस्टाइनल मूवमेंट बढ़ा देता है, तो मल द्वार तक पहुंचने में मदद करता है। काली द्राक्ष है या किशमिश है, तो तुम खाने में भी इसका उपयोग कर सकते हो कि 1 घंटे
पहले आप भिगो दो काली द्राक्ष को, जितनी आपकी क्षमता, ज्यादा से ज्यादा 1 मुट्ठी आपकी। और किस तरह का कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि एक बात आपको ठीक से समझनी है कि जितना जरूरी है उतना ही शरीर को देना है, उससे ज्यादा नहीं। डिपेंडेंट नहीं बनाना है शरीर को किसी भी बात पर। देखो, ये सारी चीजें मैं तुम्हें कहता हूं, लेकिन एक क्षण ऐसी आ जाती है कि तुम कुछ भी दिया जाए तुम्हें, तुम्हारे शरीर पर इतना कंट्रोल आ जाता है कि तुम ऐसी चीजों को भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकती। तुम्हारा पेट साफ होने में कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकती। इस तरह का तुम्हारा आंत एक्टिव हो जाता है कि तुम अपना भीतर जो कण है उसे मर्द द्वार तक पहुंच ही जाते। लेकिन जब तक वो क्षमता तुम प्राप्त नहीं करते तब तक तुम्हें संभालना है अपने को। तो एक काली द्राक्ष का प्रयोग है। रात का जो खाने के बाद आप काली द्राक्ष ले लो, ज्यादा से ज्यादा 1 मुट्ठी, या सुबह में कि 1 मुट्ठी काली द्राक्ष को भिगो दो पानी में, उसका पानी भी ले लो, सुबह में डायरेक्ट उठ के डायरेक्ट ले लो, फिर काम करो। ऐसा नहीं कि फिर तुम्हें सो जाना है। हाँ, घंटों को अगर काली द्राक्ष सुबह में ली है तो पूरा कांचादाई टेम्पल कौवा चाल में झाड़ू से भी साफ करना है और पोंछा भी लगाना है। इतनी एक्सरसाइज चाहिए पेट को ठीक करने के लिए। खाड़ी काली द्राक्ष पर नहीं आधारित रहना है या किशमिश पर आधारित नहीं रहना है, लेकिन ये दोनों हेल्पफुल है कब्जियात दूर करने के लिए। इस तरह से ड्राई फ्रूट में जो कब्जियात दूर करता है, ऐसी जो चीज है तो वो है अंजीर, जिससे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, और जिसपे खास करके कॉन्स्टिपेशन है, तो वो भोजन के बाद अगर 1 अंजीर ले ले, सुबह में चाय पी रहे हो उसके साथ, या दूध पी रहे हो या कॉफी के साथ 1 अंजीर ले लो, तो वो भी हेल्पफुल है। 1 से 2, ज्यादा से ज्यादा 2। ड्राई फ्रूट को भोजन की तरह नहीं लेना है, समझना। ड्राई फ्रूट एक तरह की विटामिन की गोलियां समझो। अगर काजू खाना है 5 से 7, बादाम खानी है 5 से 7, और जो एक ड्राई फ्रूट है वो है बादाम। रात को भिगो दो 5 से 7, उससे ज्यादा नहीं। उसमें आप मरी भी भिगो सकते हो, क्योंकि मरी भी जो भीतर की वायु है, आपके शरीर में जो वायु बनती है रात दरमियान वायु बनती है, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं कि जो अब समझ लो पथारी वश है, तो उसे रात में भिगोई हुई मरी सुबह में अगर आप दो, तो वो जो गैस होता है शरीर के भीतर कि जो जॉइंट्स के जो फाइबर है उसे वीक करता है। आपके शरीर में गैस रह जाए, अगर ठीक से बाहर न निकले, एक्सरसाइज के माध्यम से वो बाहर न निकले गैस, तो ये गैस जो नर्वस सिस्टम है, पूरी नर्वस सिस्टम डल कर देता है। देखना, जिसे गैस का प्रॉब्लम है, ठीक से तुम देखोगे तो उसके पूरे जॉइंट्स वीक हो जाते पूरे। अगर तुमने ऐसे पेशेंट देखे हो ना देखे हो, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं मैंने देखे कि जिसको बहुत गैस की प्रॉब्लम रहती है और ठीक से हल नहीं कर सकते वो लोग, या मिसगाइड हो जाते हैं या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, तो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम खलास हो जाता। तुम उसके शरीर पर कहीं भी अंगुली रखो और तुम इससे कहो दर्द होता है, वो कहते हैं एकदम दर्द होता है, खट्टा खट्टा हो जाता है पूरा शरीर। उसका कारण है कि जो गैस है वो बाहर निकलनी चाहिए। और मैंने देखा, इसमें मुझे दया भी ना आई ऐसे पेशेंटों के ऊपर। मैंने गाइडलाइन देने का प्रयत्न किया, उसके ऊपर काम किया, लेकिन मैंने देखा पूरी की पूरी हैबिट खराब। क्या हैबिट वो भी बताऊं। शाम के समय, रात के समय घर में अवेलेबल है, रोटी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं अवेलेबल हो और बाहर खाया हो तो मैं समझू कि हाँ ठीक बात है कि बाहर खा। घर में पत्नी है, उसने रोटी बनाई है, वो झगड़ती है कि तुम गरम खाना खाओ, नहीं मानते। बाहर का जाके वेल खा ली, डबल रोटी खा, बाहर का ही खाया, पानी पूरी रोटी, आंवली का पानी भर 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 के शरीर पूरा चेता तंत्र बिगाड़ दिया, पूरा चेता तंत्र खलास, ऐसा हो जाता है। तो जो शाम को, रात को अगर आप 5 से 7 बादाम भिगो दो, और सुबह में चाय के साथ भी ली जा सकती है, और अगर उसके साथ आप मरी लो, भिगोई हुई मरी को लो सुबह में, तो भी वो आंत का जो गैस होता है उसको दूर करने में मदद कर सकती है। या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, जिसे कि मल साफ नहीं हो रहा है, शरीर में से निकल नहीं रहा है, तो समझ लो कि आपने 7 बादाम खाई, भिगोई हुई 7 बादाम खाई, तो हेल्प करती है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ाती है। अंजीर है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ाता है सुबह में अगर आप। लेकिन अंजीर में एक देखना है कि अगर आप पानी में भिगो तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट, उससे ज्यादा आप भिगोगे
तो उसका फाइबर खलास हो जाता है, फाइबर एकदम वीक हो जाता है। फाइबर को वीक नहीं करना है। जैसे कि दूधी, लौकी का सब्जी है, लौकी की सब्जी अगर आप बनाओ तो उसे एकदम गलानी नहीं है, उसे आधी गलानी है, आधे फाइबर रखने हैं। तो वो फाइबर कॉन्स्टिपेशन दूर करने में मदद करते। चना का लोट मदद नहीं करता, चने की दाढ़ कॉन्स्टिपेशन दूर करने में मदद नहीं करती, बढ़ाती है। चने की दाढ़ है वो इंटेस्टाइनल मूवमेंट घटाती है। तो बादाम है, हेल्प करती है, अंजीर हेल्प करता है, किशमिश हेल्प करती है, काली द्राक्ष हेल्प करती है, जिसे कॉन्स्टिपेशन है उसमें से दूर होने के लिए। फिर जो एक आता है वो है कैस्टर ऑयल। वो भी सुबह में अगर बहुत कॉन्स्टिपेशन हो, सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ ही नहीं होता, और इसमें भी मैंने लोगों को देखा कि कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो भी चने की आइटम खा रहे हैं, फरसाण खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, उसका भोजन में देखो कंटिन्यू लाडू खा रहे, कंटिन्यू। वो कहते हैं अगर भोजन में लड्डू नहीं है तो भोजन कहा ही नहीं जाता। ऐसे ऐसे अज्ञान कि तुम्हें कॉन्स्टिपेशन है, लड्डू तुम्हारे भीतर विष हो जाएगा, कोई अर्थ ही नहीं। तुमने जो डाला है वो तो पहले बाहर निकलना चाहिए। तुमने जो शरीर में डाला है वो मल हो गया है, अब उसका कोई काम नहीं, वो सड़ रहा है शरीर में। जैसे खड्डे में कादव होता है, इस तरह से कादव होता है पेट में। अगर वो योग्य समय पर बाहर न निकला तो वो अंदर सड़ता है। और ऐसे में वो लोग लड्डू खा रहे हैं, भजिया खा रहे हैं, गोटा खा रहे हैं, लहसुन की चटनी खा रहे हैं, और फिर पड़ता है मुंह में छाला, पूरे मुंह में छाला। तो इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, उसे कैस्टर ऑयल भी हेल्प करता है। सुबह में अगर एक चमचा डायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट उसके ऊपर गर्म पानी है या गर्म चाय है। कॉफी पर ध्यान, जो कॉफी लेते हैं और कॉन्स्टिपेशन है तो कॉफी कॉन्स्टिपेशन बढ़ाती है, समझना। चाय कॉन्स्टिपेशन घटाती है, चाय मूवमेंट बढ़ा देती है। इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, जो पैरासिस्टल मूवमेंट है, आंत में एक मूवमेंट है, दबकता है आंत, उसकी मूवमेंट बढ़ाती है चाय। चाय हेल्प करती है कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चाय खलास करती है सिक्रीशन शरीर का, मीडियम, न बहुत स्ट्रॉन्ग न बहुत वीक, ऐसी मीडियम चाय हेल्प करती है तुम्हें पेट साफ करने के लिए। लेकिन कॉफी नहीं, कॉफी एंटी मूवमेंट करती है, वो मूवमेंट को कम कर देती है। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसे कॉफी नहीं छूनी है, उसको चाय पर चले जाना है। अगर आदत से आप नहीं दूर हो रही है, आदत से आप ऊपर नहीं आ सकते हो, तो कॉफी को बदल देना है चाय में। जब तक आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो पेट साफ न हो तब तक आपको कॉफी नहीं लेनी है। कॉफी अगर लेनी है तो पेट साफ हो जाने के बाद, उससे पहले नहीं। तो उसे चाय हेल्प कर सकती है, दूध हेल्प कर सकता है, क्योंकि दूध भी रेचक है, जिसे दूध माफक आता है और ले सकते हैं। तो सुबह में अगर दूध ले तो भी कॉन्स्टिपेशन दूर करने में मदद कर सकता है। तो ये जो पेट की बीमारी थी कॉन्स्टिपेशन, इसे इस तरह से दूर किया जा सकता है। इसके साथ जितनी भी व्यायाम को तो छोड़ना ही नहीं है, व्यायाम तो समझते ही जाना है। जो मेरे पास आ गए हैं यहां समझ रहे हैं, वो पूरा का पूरा जान लेना है कि पेट के कौन कौन से व्यायाम है जो पेट को स्वस्थ रखते हैं। सबको पता ही होना चाहिए कि फुदीन हरा कोई उपाय नहीं। अगर बच्चे के पेट में दुखावा हो रहा है तो तुम्हें समझना है, हमारे पेट में अगर दुखावा होता है तो इसके साथ जुड़ी हुई बात है, मैं कहता हूं दुखावा क्यों होता है समझना। ऐसे पेट की मूवमेंट इस तरह से होती है कि वो ऊपर, जब तुम अनाज लेते हो ऊपर से दबकना शुरू होता है, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे का मसल्स रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे का रिलैक्स। इस तरह से अनाज आगे जाता है, सारी गैस नीचे उतरती है, इस तरह से अनाज नीचे उतरता है, प्रवाही नीचे उतरता जाता है इंटेस्टाइन में। अब समझ लो कि इस तरह का पदार्थ तुमने डाला, एंटी पदार्थ डाले हैं कि जो आंत की कोई जगह में फंस गया, तो इसमें दो मूवमेंट टकराती है, एक मूवमेंट नीचे जा रही, एक मूवमेंट ऊपर जा रही। तुमने ऐसा पदार्थ डाला कि जिसमें गैस भी हो रहा है तो गैस ऊपर जाएगा, और घन पदार्थ भी बन रहा है तो वो नीचे जाएगा, उसे गुरुत्वाकर्षण खींचेगा, नीचे जाएगा। गैस नीचे नहीं जाएगा, गैस ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। जो मल द्वार से जो गैस मुक्त होता है वो नीचे का गैस है, नीचे का जठर से नीचे का गैस मल द्वार से मुक्त होता है, और जठर से ऊपर का गैस है वो ऊपर से मुंह से मुक्त होता है। तो तुम समझो कि ऐसा तुमने पेट में डाल दिया
कि गैस भी हो रही है और घन पदार्थ भी डाइजेस्ट हो रहा है, तो दो मूवमेंट टकराती है भीतर ही भीतर। तो पूरे के पूरा आंत की जो मूवमेंट है, एक ऊपर से नीचे जाती है, एक नीचे से ऊपर आती है, तो दोनों मूवमेंट टकराती है एक दूसरे के साथ, तो आंत भी गूंच आ जाती है, गूंच। इसके कारण तुम्हारे भीतर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो उसका इतना कारण है, उसका कोई और कारण नहीं। इसका इतना ही कारण है कि पेट का जो मूवमेंट है वो ठीक नहीं है, पैरासिस्टल मूवमेंट ठीक नहीं है। या तो ऊपर जाती हो तो भी नहीं हो सकता, तो भी पेट में दुखावा नहीं होता, या मूवमेंट नीचे जा रही हो तो भी दुखावा नहीं हो सकता। लेकिन दो मूवमेंट जब टकराती है तो दुखावा होता है। तो इसमें पहले तो अगर आप योग्य एक्सरसाइज करोगे, चलना, दौड़ना, कूदना, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, बैलेंस, ये सारे सीखने हैं, शरीर के साथ जुड़ी हुई बात है, लेकिन ये सीखना है। अगर ये करते जाओगे तो पेट में दुखावा होना ही संभव नहीं, और अगर होगा आप ऐसे ही मिटा सकते हो। चलो कौवा चाल से पोछा लगाओ, खाने के बाद अगर आप कौवा चाल से पोछा लगा सकते हैं, उसको ये क्षमता को मेंटेन करना है, उससे नीचे नहीं उतरना है। जो ठीक से कौवा चाल से पोछा लगा सकते हैं, जो स्त्रियां, जो पुरुष, उसे उसमें ही पोछा लगाना है। इसके साथ आपकी घूंटी भी अच्छी होगी, लोअर लिम्स के मसल्स जो है, नीचे के पैर के मसल्स, वो ठीक होंगे। उसके साथ आपका शरीर का एक सूक्ष्म बैलेंस है, ठीक से समझना। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तुम्हारा बैलेंस चुक जाता है। आज जो फफला पू नटराज की मुद्रा करता है आराम से, वो मैं नहीं कर सकता, उतना बैलेंस न रहा अब मेरे शरीर में। मैं तो नहीं कर सकता, और कर सकता, धर्मा खड़ा हो जाएगा अभी, मैं कर सकता हूं, वो कर, उसके साथ मैं नहीं कर सकता, मेरी हरीफाई। लेकिन मैं तुम्हें बात बताऊं, तुम देखना, जैसे तुम्हारी उम्र बड़ी होती जाती है, शरीर की उम्र बड़ी होती जाती है, तुम्हारा बैलेंस खत्म हो जाता है शरीर में। तुम्हें अगर एक पैर पर खड़ा होना हो तकलीफ होती है, एक पैर को उठा के खाली एक पैर पर खड़ा होना है तुम्हें तकलीफ होती है, खाली लेफ्ट पर ही खड़ा होना है या खाली राइट पर। उसका कारण है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तुम्हारी बैलेंस जाती है, और शरीर की बैलेंस जाती है, उसके साथ मन की बैलेंस भी जाती है। तुम ऐसे लोग देखोगे, ऐसी दया भी आती है कि बैठे बैठे बोलते हैं, बैलेंस नहीं रहता, अपने पर बैलेंस नहीं रहता। उसका कारण है कि जो योग्य व्यायाम होना चाहिए शरीर का, वैज्ञानिक व्यायाम होना चाहिए उम्र के साथ साथ, शरीर के लिए जो योग्य, अति पर भी नहीं जाना है, अति पर। अगर फूफला पू सारे दिन स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, बैलेंस करता रहे, तो फिर गुरु की मसाज होगी कब? गुरु का बिस्तर क्या गुरु लगाएगा? गुरु का काम क्या गुरु करेगा? हाँ नहीं कहना है कि ना, शिष्य करेगा। आज मुझे पानी बिहारी देगा, तुझे बिहारी को देना है, बिहारी मुझे पानी देगा, उसे काम करने दो गुरु का। तो मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं खाली शरीर नहीं, तुम्हें 24 घंटे की प्रसन्नता समझनी है। सेजल, ये जो तुम्हारा 1 महीने का, तुम्हें इस तरह से तैयार होना है, तुझे, शिवानी को, तृप्ति को, इस तरह से कि 24 घंटा तुम प्रसन्न रह सकते हो। प्रसन्नता के लिए टीवी पर आधारित नहीं रहना है, टीवी सीरियलों पर आधारित नहीं रहना। चाय, कॉफी, मदिरा मतलब दारू पर आधारित पियो जरूर, लेकिन वो न मिला तो भी कुछ बिगाड़ न सके तुम्हारा। मैं तुम्हें ऐसा तैयार करना चाहता हूं। मैं ना नहीं कहूंगा, अगर तुम्हें रहना ही है दारू में, लेकिन मैं उससे बहुत कुछ ऊपर का जानता हूं, मैं उससे ऊपर का नशा जानता हूं, और वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो मैं तुम्हें ऐसा अनुभव देना चाहता हूं कि तुम सुबह में उठो और खंजरी ने जो चाय बनाई हो, चाहे वो विष का प्याला हो ना हो, लेकिन उसको छुओ, उससे पहले प्रसन्नता तुम्हें छूनी चाहिए, उससे पहले आनंद का अनुभव तुम्हें छूना चाहिए। कि तुम चाय पियो, उससे पहले प्रसन्न। सुबह में तो पता नहीं मदिरा लेते हैं या नहीं, हाँ अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल मतलब सुबह में विस्की ना, सुबह में पहले प्रसन्नता का अनुभव जो किसी पर आधारित नहीं। तुम्हें यह समझना है, परमात्मा स्वयं में तृप्त, वो अपने आप में आनंदित, उल्लासित, शांति, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। तुम पैसा के लिए जरूर दौड़ो, कोई ना नहीं, संपत्ति के लिए जरूर दौड़ो, लेकिन शांति के साथ मत जोड़ना, श्रद्धा के साथ मत जोड़ना, यह भूल मत करना। तुम दौड़ो कि अभी बैंक बैलेंस बढ़ानी है, बढ़ाओ। अगर तुम्हें संपत्ति को जोड़ना है तो भय के साथ जोड़ो, मेरी ना नहीं है, लेकिन अश्रद्धा के साथ जोड़ो। रुपया अगर तुम इकट्ठा कर रहे हो तो अश्रद्धा के साथ जोड़ो, भय के साथ जोड़ो।
लेकिन मैं तुम्हें वो अनुभव देना चाहता हूं कि क्या तुम जीवन भर डरते ही रहोगे? तुम ऐसा जीवन के कुछ साल हम ऐसे जिए तो ठीक है कि चलो पैसे के ऊपर आधारित हो, वस्तुओं के ऊपर आधारित, ठीक है, वो भी मजा है जीवन का, संसार का मजा है, मैं ना नहीं कहता, वो भी ले लो, सब ले लो, मैंने ले लिया, तुम ले लो। लेकिन जीवन भर हमारा कॉन्फिडेंस जीवन भर पैसों पर, कि पैसा है तो श्रद्धा है, पैसा चला गया तो हमारा मुंह लटक गया। पैसे से कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम शांति है, स्वास्थ्य है, आनंद है, उल्लास है, इसको पैसे के साथ, इसको सगवड़ताओं के साथ न लेना न देना। अगर है तो हम उसका उपयोग कर सकते। अगर तुम मेरे चरणों में डाल दोगे तो मैं ना नहीं कहूंगा, लेकिन उसके ऊपर आधारित भी नहीं, वो भी मैं तुम्हें बता दूं। तुम दोगे तो मैं उसका उपयोग जरूर करूंगा, और एक योग का बड़ा खड्डा बनाऊंगा जिसमें और अभी धूड़ हम डाले और उसमें कुश्ती कराऊं तुमसे, लेकिन उसके पर आधारित नहीं। मैं सुखी रोटी में तुम्हें ये सारे अनुभव करवा सकता हूं। इतनी क्षमता है मेरे पास कि एक समय के भोजन में तुम अनुभव कर सकते हो आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, निर्भयता, श्रद्धा, विश्वास। इसको पैसों के साथ जोड़ना ही मत, इसको संपत्ति के साथ जोड़ना ही मत कि इतनी संपत्ति होगी बाद में तुम आनंदित होगे। ना, तुम अभी द्वंद्व युद्ध करो, चलो दौड़ने निकलो, चलो करो जॉगिंग, तुम्हें अभी होगी। परमात्मा अभी है, परम आनंद का अनुभव इसके साथ जोड़ना ही मत। तो ये ठीक से समझना है कि जो हम इकट्ठा कर रहे हैं धन, उसको इसके साथ जोड़ो कि भीतर देखते रहो, डर कितना, भय कितना, अभी खाली तुम सोचना कि तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं, मैं अभी निकाल देता हूं, चलो निंजा को कहता हूं निकलो, और घर पर पहुंचना है भूज, बिना पैसा हाथ में रख के रसीला के पास पहुंचना है। चलो कितना डर लगा तुम्हें। मैं यहां ऐसा ही तैयार करना चाहता हूं, तुम जरा तैयार रहना। अभी तो मैं स्कूल डिस्क्राइब कर रहा हूं, स्कूल डिस्क्राइब जैसा मेरा पूरा हुआ प्रैक्टिकल वर्क शुरू होगा कि मैं खाली तुम्हें इतने वाड़े में बंद नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें खोलना चाहता हूं। मुझे ऐसी श्रद्धा चाहिए जीवन में कि अगर मैं तुम्हें निकाल दूंगे, चलो निकल जाओ, तुम्हारा मुंह पीछे करके भी नहीं देखोगे कि नहीं मुझे अभी एक धोती चाहिए, शायद मैं रास्ता में बिगड़ जाए तो मुझे फकीरा को रोकूंगा कि उतावड़ मत करो, बबलू को रोकूंगा कि नहीं जाना है, प्रदीप को निकालना थे लेकिन वो कूद गया। मेरी ट्राई चल रही थी कि हाँ अभी उसका मुझसे दूर जाना जरूरी है। यहां वो सीख नहीं रहा, समझ नहीं रहा मुझे ठीक से मैं क्या करवा रहा हूं, वो नहीं समझ रहा है। अभी नेपाल का गुरु बैठा हुआ है, शिवपुरी बाबा है भीतर। ये जो सारे मैं तुम्हें गुण कहता हूं उसका कॉन्स्टिपेशन के साथ संबंध है। इसलिए कहता हूं क्योंकि आज का सब्जेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, मैं भूला नहीं। जो जीवन की श्रद्धा है उसका पेट के साथ संबंध है, पेट के स्वास्थ्य के साथ संबंध है। जितना आपका पेट का स्वास्थ्य अच्छा, तुम्हारे जीवन में श्रद्धा होगी, मैं तुम्हें कहूं। और बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना है, जो जैसे ये लोग आ गए हैं मेरे पास, बच्चे को ला रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। वैसे तो यही बच्चे ही ऐसे हैं कि जो यात्रा करके आए, लेकिन मैं आपको कहूं कि जो हमारा अभी विश्वास आया था वो भी ऐसे नहीं आ सकता इस उम्र में। इस उम्र में अगर बच्चा मेरे पास आ रहा है तो मैं तुम्हें कहूं कि वो पीछे की यात्रा उसने ऐसे ही जीवन में की है, तो वो अभी से देख रहा है। और बच्चों को इस तरह से तैयार करना है, उसको संभाले संभाले शिवानी नहीं रखना है, संभाले, उसको छोड़ो, गिरने दो, पढ़ने दो, तैयार करो उसका शरीर। ये वो समय है कि बहुत से शक्तिशाली लोग हैं यहां, बहुत से शक्तिशाली, जिसे अपनी शक्तियों का पता नहीं, वो खाली फूफलो पू 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 को खाली स्ट्रेचिंग बेंडिंग करते देखेंगे, ये बच्चे वो करने लगेंगे अपने आप का। तृप्ति का बच्चा कर रहा है, गिर रहा है शीर्ष, और तृप्ति आराम से बैठी बैठी दृष्टा होके मुझे अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी माँ है, वो जरा भी नहीं डांटती कि तू गिर जाएगा, लग जाएगा, वो देखती है कि हाँ अच्छा है, एक बार गिरा, दो बार, बहुत अच्छा, अच्छा है, ऐसा ही करना है। उसको बेंडिंग करवाओ, स्ट्रेच, ऐसे वातावरण में हो। इसीलिए तो मैं मिलन को जाने नहीं देता कि वो अपने बाप को देखेगा, सुबह से मुंह लटका हुआ, दर्जी का मुंह लटका ही हुआ, कभी भी आप मिलो, कैसे हो, पीठ में यहाँ दर्द हो रहा है। मिलन ठीक हो जाए तो दो बच्चियों को भी ऐसा तैयार करना है, क्योंकि खुद ने बिस्किट खाया है, इसमें कोकी का दोष नहीं, कोकी समझदार है और एक्टिव है, आड़स प्रमाद उसे नहीं छूता, उसका
पूरा कुटुंब का जो आड़स प्रमाद है वो दर्जी को ही छूता है। जब भी मैं उससे पूछूं कैसी कमानी चल रही है, मैंने मेरे गांव नहीं बंद कर दिए। पहले मैं हेल्प करता था उसे, मैंने कहा ये दूंगा तो ये बच्चा बिगड़ जाएगा। गुरु का काम ही है, माँ बाप जो चूक गए वो गुरु करेगा। गुरु का एक काम है माँ बाप का काम, और इस तरह से बच्चों को तैयार करना है कि जब तक मैं हूं मैं तुम्हें ऐसा तैयार कर दूं कि संसार की कोई भी तकलीफ तुम्हें छू न सके, और अगर छुए तो भी सेजल का मुंह उतना ही हंसता हंसता, कोई फर्क ना पड़े, शिवानी उतनी ही हंसती हंसती, कोई भी तकलीफ आ जाए, चाहे बैंक बैलेंस खत्म हो जाए, फिर भी तुम्हारे हास्य में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसा तैयार करना चाहता हूं। इसलिए मैं दर्जी को भी ऐसा कर रहा हूं कि मैंने बंद कर दिया। पहले मैं पैसा देता था, एक गाउन का अगर 500 होता है, मैं उसे 1000 देता था कि चलो चलाओ तुम्हारा घर करो। लेकिन मुझे लगा कि ये बच्चा बिगड़ेगा, मैंने बंद कर दिया, मैंने बाहर भेज दिए। अभी जो मैंने हेमंत को दे दिए कि ये तू बाहर दे दो, तुम बड़ौदा दे दो, या नहीं देना है किसी को, दे दो बाहर। उसका कारण ये है कि प्रमाद, आड़स जो पेट के साथ जुड़े, अगर मिलन अभी सुबह से फुफलू मुझे ही देखता रहता है कि यहां दर्द होता है वहां दर्द होता है, तो वो कहता है कि मेरी उम्र भी अब मुझे ऐसा लगता है जैसे 60 साल हो गई है। कोई बात उसकी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका स्ट्रेचिंग बेंडिंग बहुत अच्छा है। और मुझे तो अच्छा, मुझे नेपाल पर वैसे तो मान था ही, मुझे बहुत प्रेम था उसमें। ये 3 बच्चे जब मेरे पास आए और मैंने पहली बार मेरे जीवन में देखा कि करेला की सब्जी ये लोग प्रेम से खा, इतना करेला की सब्जी मेरा एक भी शिष्य, उससे आगे के जो शिष्य थे कोई नहीं खाता था, मजबूरीवश खाते थे। लेकिन जो ये 3 बच्चों खाते थे प्रेम से, मेरा प्रेम और बढ़ गया नेपाल की ओर, शिवपुरी बाबा की ओर और ये 3 बच्चों की ओर, कि वो इतने प्रेम से खाए कि मुझे इतना अच्छा लगता था कि प्रसाद मंदिर में जो मेरा संदेश है, मैं तो खाली बोल बोल करता हूं, ये लोग मुझसे ज्यादा खा सकते थे। मैंने देख लिया कि करेला की सब्जी जब मैं आता था प्रसाद मंदिर में खाने के लिए, तो ये 3 बच्चे मांगते थे करेला। जैसे करेला डालो वो ढंग करते। गुजरातियों को उल्टा होता है, आइसक्रीम डालो 1 सेकंड में पूरा, कितना ही डालो 1 सेकंड में पूरा। किसकी मजाल है कि वो डाले और हम न खा जाए। आइसक्रीम डालो, डाला नहीं कि गया नहीं पेट में। देखना रंजन को किस तरह से मिठाई खाती है, पड़ी नहीं कि उतरी नहीं, पड़ी नहीं कि उतरी। लेकिन मैंने पहली बार ये 3 बच्चे युवान लड़के, युवानी में अभी जो प्रवेश कर रहे, वो ऐसे स्वस्थ बच्चे देखे मैंने कि जो करेला के प्रति अगर तुम्हारा आकर्षण है तो कोई लेबोरेटरी चेकिंग की जरूर नहीं। मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत उच्च है, उच्चतम स्वास्थ्य तुमने प्राप्त किया हुआ है अगर करेला के प्रति तुम्हें आकर्षण हो रहा है। क्योंकि तब तो मैंने बताया भी नहीं था कि इसका स्वास्थ्य के साथ संबंध है, कि कड़वा रस इतना प्रेम से खाता है। निंजा भी, निंजा ने इतना लिमड़ा खाया कि फिर मुझे कहना पड़ा। वो कहता था कभी कभी कि खिसकोलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती है। मैंने कहा इसका कारण है कि वो समझती है कि तू नीम का पेड़ है और अब तू खाएगा तो तेरे ब्लड का रंग ग्रीन होता जाएगा और तुझ में से पांदड़ा फूटेंगे, इतना कड़वा रस। लेकिन ये स्वास्थ्य की निशानी है कि अगर तुम्हें कड़वा खाने की इच्छा हो रही है, अगर तुम्हें करेला खाने की इच्छा हो रही है और तुम खा सकते हो, तो ये उत्तम स्वास्थ्य दिखाता है। तो मुझे लगता है कॉन्स्टिपेशन के बारे में आज इतना काफी है। शांति शांति शांति। हम सब सदा हमारे भीतर परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।